नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोज़ाना का कार्यक्रम दी तारीख। आज तारीख है 10 जुलाई और आज की तारीख का संबंध है आज़ादी की पहली लड़ाई से, जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई माना जाता है साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, लेकिन यह बड़े स्तर पर आज़ादी की पहली कोशिश थी। इससे पहले भी अंग्रेज़ों से आज़ादी छीनने का प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए। इनमें सबसे खूंखार था 1806 का वेल्लोर विद्रोह। यह गुलामी के खिलाफ भारत की पहली जंग मानी जाती है। 1857 के तरह ही इस बगावत की वजह भी धार्मिक और सांस्कृतिक थी। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय सिपाहियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया, जिसके मुताबिक उन्हें किसी भी तरह के जाति सूचक प्रतीक दिखने की अनुमति नहीं थी, जैसे कि हिंदुओं को तिलक टीका लगाने की, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की या साथ में मूंछें रखने की। ऐसी कोई भी अनुमति नहीं थी। इसका मकसद था सेना को एक समान दिखाना। जाहिर तौर पर ये काफ़ी सीधे और सरल बदलाव थे, लेकिन अंग्रेज़ों को भारतीय रीति रिवाजों का इल्म नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि भारत में पोशाक सिर्फ पहनावे का मसला नहीं है, बल्कि इससे जाति और धर्म की झलक मिलती है। टीका, तिलक, मूंछ और दाढ़ी जैसे जाति प्रतीकों से छेड़छाड़ हिंदुस्तान के समाज में बहुत बड़ी बात थी। फिर मामला बिगड़ा नई चमड़े वाली पगड़ी से, जो सीधे सीधे यूरोपीय टोपियों से मिलती जुलती थी। कहा जाने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रही है। ज़मीनी स्तर पर तो काम करने वाले कुछ ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर इन जोखमों से बचते रहते थे, जैसे कि हैदराबाद में पहले ही अफवाहें तैर रही थीं कि ईसाइयों को अपने चर्च को पवित्र करने के लिए 100 मूल निवासियों की बलि की ज़रूरत होती है। ऐसे में हैदराबाद के कमांडिंग अफसर ने समझदारी दिखाई और ड्रेस कोड को लागू करने से मना कर दिया, लेकिन वेल्लोर में इन नियमों का सख्ती से लागू किया गया। जिन भी सिपाहियों ने विरोध किया उन पर कोड़े बरसाए गए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन ड्रेस कोड को अपनाने वाले सैनिकों की भारतीय लोग टोपी वाला कहकर खिल्ली उड़ाने लगे कि उन्होंने फिरंगी सिक्कों के लिए अपने सम्मान का सौदा कर लिया। यह हिंदुस्तानी सिपाहियों के सम्मान पर चोट थी और उनके भीतर बगावत के बारूद सुलगने लगे। यह भी कहा जाता है कि भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज़ों से युद्ध में पराजित हुए टीपू सुल्तान के बेटे ने भी भड़काया। अंग्रेज़ों से जंग में टीपू सुल्तान की मौत हुई। टीपू के पूरे परिवार को अंग्रेज़ों ने 1799 में वेल्लोर किले में कैद कर दिया। टीपू की पत्नियों, बेटों और नौकरों को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन मिलती थी। टीपू सुल्तान की एक बेटी की शादी होनी थी 9 जुलाई 1806 को। अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की योजना बनाने वाले लोग शादी में शामिल होने के बहाने एकजुट हुए थे किले में। 10 जुलाई की रात भारतीय सिपाहियों ने 14 अंग्रेज अफसरों और 115 सैनिकों को मार डाला। इनमें से अधिकतर अपनी बैरक में सो रहे थे। मारे गए लोगों में किले का कमांडर कर्नल सेंट जॉन फैनकोर्ट भी था। विद्रोहियों के किले को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर झंडा भी फहरा दिया तैमूर सल्तनत का। इस झंडे को बाजार में एक पारसी व्यापारी से खरीदा गया था। इसे इस बात का सबूत माना गया बगावत के शिल्पकार मैसूर की सत्ता से निर्वासित लोग यानी टीपू सुल्तान के उत्तराधिकारी ही थे और विद्रोहियों का मकसद था टीपू के परिवार की सत्ता को बहाल करना। इस हमले में बचने वाले अंग्रेज़ों ने या तो मरने का नाटक किया या फिर गेस्ट हाउस में छिप गए। एक अफसर वेल्लोर के आरकोट भागा मदद लेने के लिए।
वहीं विद्रोहियों ने किले पर कब्जा करने वाले असल मकसद को भुला दिया और लूटपाट में व्यस्त हो गए। इससे अंग्रेज़ों को वेल्लोर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को प्रतिशोध के तौर पर लिया। आरकोट से अंग्रेज़ों का एक दल मदद के लिए वेल्लोर निकला। इसकी अगुवाई की रॉबर्ट रोले गिलेस्पी ने। उस वक्त अंग्रेज़ों का भारत में मौजूद सबसे काबिल अफसर था। गिलेस्पी 20 फौजियों की टुकड़ी लेकर आगे निकल गया। वेल्लोर किले के पास उसे करीब 60 बचे हुए अंग्रेज सैनिक मिले, जो प्राचीर के पास ही थे, लेकिन गोला बारूद की पहुंच से दूर। गिलेस्पी ने उनकी मदद के लिए दोबारा किले पर कब्जा कर लिया और मौजूदा 100 से अधिक हिंदुस्तानी सिपाहियों को पकड़ लिया। बदले की आग में इस कदर जल रहे थे फिरंगी कि उन्होंने कई सैनिकों को तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। कईयों को फायरिंग के दस्ते के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया और बचे हुए लोगों को बाद में फांसी हुई। टीपू सुल्तान के खानदान वालों को कोलकाता भेज दिया गया। हालांकि भारतीय सैनिकों का विद्रोह इतना तीव्र था कि इससे पूरा ब्रिटिश महकमा हैरान हो गया। खुद गिलेस्पी ने माना कि अगर उसकी टुकड़ी के पहुंचने के 5 मिनट की भी अगर देर हो जाती तो अंग्रेज सब कुछ खो देते। विद्रोह की खबर इंग्लैंड पहुंचने तक महीनों बीत चुके थे। जांच आयोग गठन हुआ। विद्रोह में शामिल 3 मद्रास बटालियनों को भंग कर दिया गया। अपमानजनक ड्रेस नियमों के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके सफ़र का खर्च का भुगतान करने से मना कर दिया। नई पगड़ी यानी गोल टोपी वाले ऑर्डर को भी रद्द कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी इंग्लैंड में मौजूद ब्रिटेन के आला अफसर भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि हिंदुस्तानी लोग इस तरह से भी बगावत कर सकते हैं। जैसा कि एक अधिकारी ने बाद में कहा था, हिंदुस्तानियों के मूल निवासियों के बारे में कुछ भी कहा जाए लेकिन वे विनम्र और दब्बू होते हैं। फिर सवाल यह उठता है कि रीढ़ विहीन दब्बुओं ने पूरी दुनिया पर अपना डंका बजाने वाले अंग्रेज़ों के सामने विद्रोह करने की ज़रूरत कैसे की। एक दूसरे अंग्रेजी अधिकारी ने जवाब दिया कि अगर उन्हें कोई नुकीली चीज़ चुभाई जाए तो उन्हें खून निकलेगा, लेकिन अगर आप उनके अपमान करते हैं तो वह अपना बदला लेंगे। और हिंदुस्तानी सिपाहियों का वह विद्रोह असल में उनके सामाजिक अपमान का बदला ही था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपने इस विद्रोह के बारे में आज से पहले नहीं जाना था, नहीं पढ़ा था, तो वीडियो को लाइक करके हमें सूचित करें। धन्यवाद। और अगर आपने हमारा यह किताब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।